हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप सभी को क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव से जो आपका अंतरा बुक का चैप्टर है संवदिया, इसकी बहुत ही आसान व्याख्या करवाने वाला हूं और बहुत अच्छे से आपको बहुत कम समय में समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर। 2025-26 सेशन के अकॉर्डिंग न्यू वीडियो है, क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव और इजी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दूंगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना। @class12 ESP न्यू ग्रुप ये यूजर नेम है। यहाँ पे आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी, सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे, जो भी आगे का हम टाइम टेबल वगैरह बनाएंगे वो मिलेगा। वीडियोस के जो भी लिंक होंगे, नई वीडियो आने वाली होगी या कोई वीडियो आ गई होगी हमारी नई, तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे भी आपको नोट्स वगैरह पढ़ने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं कि यहाँ पे मेन कैरेक्टर कौन है। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वो हरगोबिंद से होती है। हरगोबिंद एक संवदिया है। संवदिया का मतलब होता है मैसेंजर, जो किसी एक गांव का संदेश लेकर दूसरे गांव में जाता हो संदेश सुनाने। कहने का मतलब है संदेश वाहक। संवदिया जो संवाद सुनाता हो, और संवदिया सिर्फ संवाद नहीं सुनाता, वो सारे इमोशंस, सारे भाव हूबहू जैसा उसको बोला जाता है वो उसी तरीके से उसी टोन में सारे संदेशों को पहुंचाता है आगे। तो एक दिन की बात थी, होता क्या, उसके गांव में एक बड़ी हवेली थी और वहां पर एक बड़ी बहुरिया रही करती थी। ठीक है। सो बड़ी बहुरिया का बुलावा आया कि उसने संवदिया को बुलाया कि संवदिया आप आओ, मुझे आपसे कुछ काम है। ठीक है। तो भाई बड़ी बहुरिया ने बुलाया कि कोई संदेश उसको भिजवाना था। तो जब बुलावा आया तो हरगोबिंद को आश्चर्य हुआ कि भाई आज जबकि संदेश भेजने के लिए गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं, अगर बड़ी बहुरिया को कोई संदेश भेजना भी है कहीं पे तो वो डाकघर से भी भिजवा सकती है, डाकिया से भी भिजवा सकती है, लिख के भी चिट्ठी वगैरह भिजवा सकती है। तो आज के जमाने में मुझे इसने क्यों बुलाया है, ठीक है, कि भाई तो बड़ी बहुरिया ने क्यों बुलवाया है, आखिर ऐसी क्या समस्या है, संदेश वाहक मैं ही बनकर क्यों जाऊं। तो तरह तरह के जो सवाल हैं वो हरगोबिंद के मन में आने लगते हैं, उठने लगते हैं। फिर हरगोबिंद अंदाजा लगाता है कि अवश्य ही कोई गुप्त संदेश ले जाना होगा, पक्का कोई ऐसी प्राइवेसी वाली बात होगी जो वो सबके सामने नहीं लाने देना चाहती होगी, तभी उन्होंने मुझे बुलाया होगा। और पक्का कोई समस्या वाली बात है भाई, वरना ऐसे बड़ी बहुरिया किसी को नहीं बुलाती है। ठीक है। अब होता क्या है, अतीत की यादों में खो जाना। तो जब बड़ी हवेली पहुंचता है हरगोबिंद, तो भाई हवेली तो बहुत सुंदर थी, बड़ी हवेली थी, गांव की बहुत अमीर लोगों में से एक, मतलब हर किसी के पास तो हवेली नहीं होती ना। तो हवेली पे जब वो जाता है तो वो पास्ट में चला जाता है, फ्लैशबैक में, कि पहले जब वो आता था बड़ी हवेली में तो नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी, और आज बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा अनाज लेकर फटक रही है। यानी कि ये जो अनाज साफ करते हैं ये बड़ी बहुरिया खुद ही साफ कर रही है एक टाइम पर। यहां इनकी हवेली के अंदर नौकर और नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी और इनको तो कोई काम नहीं करना होता था, बड़ी बहुरिया आराम से रेस्ट किया करती थी। होता क्या है, कभी बड़ी बहुरिया के इन कोमल हाथों में मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। तो वहां पे एक महिला है गांव की नाइन, वो क्या करती थी, हाथ में और पाँव में मेहंदी लगाती थी और ये मेहंदी लगाकर ही अपना पालन पोषण करती थी। तो कहने का मतलब है एक वो भी समय था जब लोग बड़ी बहुरिया की सिर्फ मेहंदी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज वो बड़ी बहुरिया इतनी समस्याओं में बैठी है, तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, आखिर उसके पीछे का रीजन क्या है। जहां कल कर्ज लेने वालों की पंक्ति लगी रहती थी, आज वहां कर्ज मांगने वाले आ रहे हैं। कल तो लोग इनसे उधार मांगने आते थे पैसे की, मुझे मदद कर दो, मुझे इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो। आज ये दिन आ गए हैं कि बड़ी बहुरिया को जाके पैसे किसी और से उधार लेने पड़ रहे हैं और कर्ज मांगने वाले लोग उनके घर पर पूरा दिन आते जाते रहते हैं और खरी खोटी सुनाकर जाते हैं। तो ये सब बहुत आश्चर्य की बातें हैं कि भाई एक टाइम पे जो बड़ी बहुरिया इतने अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके साथ ऐसा हो क्या गया जो उसके ये दिन आ गए हैं कि लोन लेने वाले लोग उसके घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है, जो लोन दे के बैठे हैं उनको। अब यहां से शुरू होता है बड़ी बहुरिया का संदेश।
आखिर इनके संदेश में क्या है समझो। तो बड़े भैया की डेथ हो गई थी। ओके, जो इनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी, जो बड़े भैया थे। और उसके बाद जो तीनों भाई थे वो आपस में लड़ने लग गए थे जमीन को लेकर, और बड़ी बहुरिया अकेली पड़ गई। मतलब तीनों भाई आपस में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ते रहते थे जब बड़े भैया की डेथ हुई उस टाइम पीरियड में। तो हुआ क्या, उसके जस्ट बाद से ही इनके ग्रह मतलब इनके ग्रह कलेश चलने लग गया। इनके घर ही घर के अंदर एक महाभारत छिड़ गई। तीनों देवर लड़ाई झगड़ा करते थे और हवेली का बंटवारा करके शहर में जा बसे। मतलब तीनों ने हवेली का बंटवारा कर दिया प्रॉपर्टी का और शहर में जाकर बस गए। बड़ी बहुरिया बेचारी अकेली रह गई, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। उसके पास एक नौकर था, वो भी भाग गया, उसको अब खाने तक के लाले पड़ गए। यानी कि एक ही नौकर बचा था बड़ी बहुरिया के पास, एक टाइम आया कि वो भी भाग गया। तो अब खाना खाने के भी लाले पड़ गए। बड़ी बहुरिया के पास इतना भी जुगाड़ नहीं बचा कि वो अपना खाना वगैरह तो खा सके एटलीस्ट, ये भी उसको कोई उम्मीद नहीं थी किसी से। ठीक है, हुआ क्या, उधार तथा कर्ज देने वालों ने उधार तथा कर्ज देना बंद कर दिया। तो जहां से बड़ी बहुरिया कुछ पैसे उधार लाती थी किसी से, जब उनको वो वापस नहीं लौटा पाई तो जो इनकी मदद किया करते थे उन्होंने भी मदद करनी बंद कर दी। अब इनके सारे रास्ते एक तरीके से बंद हो गए। कोई पैसे की सहायता नहीं है, कोई इंसान इसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो अब ये बेचारी क्या दुखी ही तो होंगी। तो अब वह बेचारी केवल बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही थी। देखो, ये बथुआ साग बनाती थी अपने चूल्हे पर, खुद बनाती थी। एक टाइम था भाई जब नौकर चाकर सब कुछ इसको करके देते थे। आज इनको बथुआ साग खुद बनाना पड़ रहा है, और ये साग खाकर, हरा हरा भरा यही सब खाकर थोड़ा बहुत गुजारा करना पड़ता था, क्योंकि और कुछ खाने के पैसे थे नहीं। तो इसीलिए बड़ी बहुरिया अपने मायके में संदेश भिजवाना चाहती थी। अब समझ आ रहा है आपको, जो ये संदेश वाहक को इन्होंने बुलाया था संवदिया को, उसको बुलाने का मेन मकसद यही था कि भाई इनका जो मायका है वहां पर संदेश पहुंचाना, ये मैसेज वहां तक जाए कि भाई मैं बहुत परेशान हूं, ताकि उसके घर वाले आकर उनको ले जाएं और वह अपने मायके में अपना जीवन गुजार लेगी। क्योंकि यहाँ पर बड़ी हवेली में अकेले रहकर जीवन गुजरना बहुत कठिन है। यहाँ पे जीवन गुजार पाना इतना टफ हो गया है कि आए दिन कोई पैसे मांगने आ रहा है, कोई खरी खोटी सुना के जा रहा है, तीनों देवर आपस में लड़ते रहते हैं, खाने को कुछ नहीं मिलता है। मतलब साग सब्जी खाकर, और वो भी मतलब समझ रहे हो बिल्कुल घास फूस वाला सिस्टम, वो खाकर अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो ये बेचारी इससे अच्छा तो अपने मायके चली जाए, वहां पे कम से कम इसके मायके वाले इसको पूछेंगे तो सही। अगर इतना ही बुरा हाल है तो इससे बेटर होता है कि भाई आप मायके ही चले जाओ। ठीक है, अब जो बड़ी बौरिया है उनकी आंखें छलछला आई। होता क्या है यहाँ पे, बड़ी बौरिया अब हवेली में अकेली रह गई थी, वह बथुआ साग खाकर अपना गुजारा कर रही थी। ये मैंने आपको पीछे बता दिया है कि भाई वो बहुत ज्यादा लोनली पड़ गई थी। आप देखो इस फोटो में कैसे चूल्हे में बथुआ साग बनाया जा रहा है, और बड़ी बौरिया कितनी ज्यादा सैड बैठी हुई हैं। तो वहां की जो मोदियाइन थी हवेली में प्रतिदिन उधार मांगने आती थी और कड़वी बातें सुनाती थी, परंतु बहुरिया के पास देने को कुछ ना था। ये जो मोदियाइन है ये क्या करती थी, ये पैसे उधार देकर बैठी थी बड़ी बहुरिया को। अब ये अपने पैसे मांगने आए, तगाजा करे, खरी खोटी सुनाए, कभी इससे लड़ जाए। अब बड़ी बहुरिया के पास, बेचारी के पास देने को पैसे हैं नहीं, ये नीचे मुंह करके अपना बथुआ साग देखे और अपनी गरीबी को स्वीकार करे। इसके अलावा तो बड़ी बहुरिया के पास कुछ करने का ऑप्शन भी नहीं था। ओके, इनकी आंखें छलछला आती थी, बेचारी रो जाती थी। अब वह अपने जीवन से हार चुकी थी और वह सोच रही थी कि भाई और भाभीियों की नौकरानी करके वो अपना पेट पाल लेगी तथा बच्चों की जूठन खाकर कोने में पड़ी रहेगी। बड़ी बहुरिया कहती है एक बार मेरे मायके वाले मुझे ले जाएं, मैं मेरी भाई और भाभी जो मेरे मायके में रहते हैं मैं उनकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, वो लाइफ ज्यादा अच्छी है। इस मतलब ये जो एक हेल बनी हुई है मेरी लाइफ एक तरीके से, तो ये नर्क से बेटर है कि मैं अपने भैया और भाभी की नौकरानी बनूं, बच्चों का बचा कुचा जूठन खा लूंगी, जूठा खाना खा लूंगी, लेकिन मेरे को अभी ये लाइफ नहीं चाहिए, अब ये मेरे से नहीं झेला जाएगा। तो ऐसा सोचकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है, इसलिए संवाद सुनते वक्त उसकी आंखें छलछलाई। ये सब देखकर उसको अपने पुराने ओल्ड डेज याद आते हैं कि एक टाइम था कि वो कितने समृद्ध परिवार से आती थी जब उनके पति जिंदा थे। उनके यहाँ पे नौकर नौकरानियां, त्योहार,
हमेशा ऐसा रंग महोत्सव चलता रहता था, रंगारंग कार्यक्रम चलते रहते थे, और ये सिर्फ मेहंदी लगाकर आराम से बैठी रहती थी एकदम, ठीक है। लेकिन आज वक्त की मार ऐसी पड़ी कि आज बड़ी बहुरिया के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बड़ी बहुरिया के पास कुछ भी नहीं बचा। उसके देवरों ने उसकी लाइफ को हेल बना दिया एक तरीके से। अब इसको चाहिए था कि अब ये यहां से अपने मायके में किसी तरीके से जाए और वहीं सूखी सूखी रहे। तो बड़ी बहुरिया की दुर्दशा को देखकर उसका मन बहुत दुखी हुआ। किसका मन दुखी हुआ? संवदिया का मन दुखी हुआ, क्योंकि संवाद तो उसी को ही सुनाना था ना। तो बड़ी बहुरिया हरगोविंद के जाने का रहा खर्च मात्र 5 रुपए जुटा पाई। अब देखो, दूसरे गांव में इनका मायका है, वहां तक जाने के पैसे भी तो लगेंगे, किराया भी तो लगेगा ना रेलगाड़ी का। वो किराया भी तो वही देता है जिसको संवदिये को भेजना होता है। तो ये केवल 5 रुपए जुटा पाई। 5 रुपए में क्या होता है? बंदे को कुछ खाना भी होता है, टिकट भी लेनी होती है। तो हरगोविंद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि रहा खर्च का इंतजाम वो स्वयं कर लेगा। भाई मेरे को आप मत दो कोई पैसा, मैं अपने जाने का इंतजाम स्वयं कर लूंगा, आप मुझे मत दो। और लोग संवदिया की बहुत खातिरदारी भी करते थे, उसका बहुत सम्मान होता था। क्योंकि देखो, संवदिया ना गांव से गांव तक लंबी यात्राएं करता है। तो एक गांव से जब कोई व्यक्ति दूसरे गांव में जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है। और उसको खाना भी मिलता है अच्छे से खाने का, और वो लंबी यात्रा करके उनके प्रियजनों का संदेश उन तक लाता था, तो उसे अच्छी तरह से भोजन भी कराया जाता था। तो सिंपल सी बात है, 5 रुपए देना चाहती थी बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने मना कर दिया कि आप मेरी माँ के समान हो, आप मेरे को कोई 1 रुपया भी मत दो, मैं रहा खर्च जो भी होगा रास्ते का खर्च मैं खुद जुटा लूंगा, आप ये पैसे अपने पास रखो, मैं जाता हूं, मेरी खातिरदारी हो जाएगी अच्छे से। तो भर पेट भोजन करने के बाद संवदिया यात्रा की थकान उतारने के लिए गहरी नींद सोता था। जब उसको भोजन मिल जाता था अच्छे से, तो उसके बाद भर पेट खाना खाकर वो सो जाता था। फिर वो आराम से एक नैप लेता था, नींद लेता था, खा पीकर मजे से, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। परंतु बड़ी बहुरिया के मायके पहुंचने पर जब हरगोविंद के सामने कई प्रकार के व्यंजनों से भरी थाली आई रही होगी, तो क्या हुआ होगा? खाना नहीं खाया गया, क्योंकि उसे बड़ी बहुरिया का ध्यान आ रहा था कि बथुआ साग उबालकर वो खा रही होगी, मैं कैसे तरह तरह के व्यंजन खा सकता हूं, मैं कैसे तरह तरह की डिशेस खाऊं, जब मेरी बड़ी बहुरिया जो मेरी माँ के समान है वो बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, और मैं यहाँ पर उनके मायके में जाकर कैसे तरह तरह के मैं पकवान खाऊं, तरह तरह की चीजें कैसे खाऊं? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनसे खाना नहीं खाया गया, हरगोविंद जी से खाना नहीं खाया गया संवदिया से, जबकि उनके आगे आप देखो प्लेट में कितने तरीके के व्यंजन पड़े थे, लेकिन वो नहीं खा पाए। संदेश ना सुना पाना। अब हरगोविंद थोड़े से इमोशनल हो गए। हरगोविंद के मन में बड़ी बहुरिया के प्रति बहुत सम्मान था। मैं बार बार बता रहा हूं, वो बड़ी बहुरिया को अपनी माता के सम्मान समझता था, ठीक है। और वो बड़ी बहुरिया को गांव की लक्ष्मी मानता था। उसके अकॉर्डिंग बड़ी बहुरिया एक अच्छी फैमिली से आती है और हमारे गांव की लक्ष्मी है, हमारे गांव की इज्जत है। और वो सोच रहा था कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर मायके चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। अगर गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर अपने मायके चली जाए तो हमारे गांव की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है। कि भाई इतनी लक्ष्मी के समान यदि कोई महिला थी आपके गांव में, तो आप क्या उसको खाने पीने का भी इंतजाम नहीं कर पाए? क्या वो बथुआ साग खाने के लिए वो डिजर्व करती थी? तो वो किस मुंह से ये संदेश दे कि बड़ी बहुरिया उसके गांव में बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है और वो कष्ट में है, इसलिए उसे अपने पास बुला लो। उसको तो खुद शर्म आ रही थी, वो अपनी आंखें नीचे करके बैठा हुआ था। जो संवदिया हरगोविंद है उसको समझ नहीं आ रहा था, भाई मैं ये मैसेज दूं कैसे, ये मैसेज मैं कैसे पहुंचाऊं उसके घर वालों तक, बोलूं कैसे? ये तो बहुत बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। और यह संवाद सुनकर लोग उसके गांव के नाम पर थू थू करेंगे, थूकेंगे, अपने गांव की बदनामी का डर था भाई। हरगोविंद इस वजह से बड़ी बहुरिया का संदेश ना सुना सका। जो मैसेज उसको सुनाना था वो शर्म के मारे वो मैसेज नहीं सुना पाया, और वो मैसेज वो अपने तक ही रखता है। और जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद ने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर संवाद ना सुना पाने के कारण माफी मांगी। वो कहता है, बड़ी बहुरिया आप मेरी माता के समान हो, मैं पैर पकड़कर आपसे माफी मांगता हूं,
मैं आपका मैसेज, आपका संदेश आपके घर वालों तक नहीं सुना पाया, क्योंकि मेरे को ये मेरी गांव की इज्जत का सवाल था। आप मेरी गांव की लक्ष्मी हो, आप हमारी माता के समान हो, आपको परेशानी में नहीं होने दूंगा। और उसने कहा कि वह बड़ी बहुरिया के बेटे के समान है। वो कहता है मैं आपका बेटा हूं, आप टेंशन मत लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। और बड़ी बहुरिया उसकी माँ के समान है। वो कहता है कि भाई आप मेरी माता समान हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पूरे गांव की माता हो, आप गांव की लक्ष्मी हो। आपके जाने से लोग हमारे गांव पे थूकेंगे, आपके जाने से हमारे गांव की बदनामी होगी, तो आप कृपया करके मेरे को माफ करना, मैं आपका संदेश ना सुना पाया। और वो आग्रह करता है कि अब वो निठल्ला नहीं बैठेगा, खाली नहीं बैठूंगा, कोई ना कोई काम धंधा जरूर करूंगा, और आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, और आपका सारा काम करूंगा। आपको कुछ भी जरूरत होगी, आप केवल और केवल मुझे बताना, मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। बड़ी बहुरिया स्वयं अपने मायके संदेश भेजने के बाद से ही पछता रही थी। बड़ी बहुरिया को खुद लग रहा था कि यार मेरी इज्जत पे कितना दाग लगेगा कि मैं ऐसे रहती हूँ, उससे ज्यादा गांव पे कितना दाग लगेगा कि गांव वाले लक्ष्मी के समान बड़ी बहुरिया को नहीं संभाल पाए। अब देखो, संवदिया जो होता है, जो मैसेज लेकर जाता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके अंदर कुछ खासियत होती हैं। अब आप समझो क्या खासियत होती है। सबसे पहले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने वाले व्यक्ति को हम संवदिया कहते हैं। ठीक है, संवदिया का मतलब है जो मैसेज को इधर से उधर लेकर जाता है, और वो वातावरण को सूंघ कर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। मान लो अगर कहीं का सैड वातावरण है, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई वातावरण बहुत सैड है, और उसको अंदाजा हो जाएगा कि भाई हाँ, संदेश भी कोई सैड सा होगा, कुछ इमोशनल संदेश होगा। इसके अलावा हरगोविंद संवदिया जो है बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, लोगों की फीलिंग्स को समझता है, लोगों के भाव को समझ जाता है बहुत अच्छे से, और बहुत संवेदनशील है, बहुत सेंसिटिव है भाई जो संवदिया है, हर बात को समझता है, समझदार भी बहुत है। ठीक है, इंटेलिजेंट है और संवेदनशील है। ये बहुत ही बड़ी खूबियां होती हैं जो हर व्यक्ति में नहीं होती, तो बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसके अलावा ईमानदार है, दूसरों की मदद भी करता है। ठीक है, दूसरों को बहुत हेल्प करता है, हेल्पफुल भी है, ईमानदार भी है, और मददगार भी है। और गांव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है। अब गांव वाले क्या सोचते हैं संवदिया के बारे में, थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं। गांव वाले कहते हैं संवदिया जो है वो निठल्ला है, वो कामचोर है, और पेटू आदमी है, और उसके आगे पीछे कोई है नहीं। गांव वाले उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। वो ऐसा आदमी नहीं है, वो अच्छा आदमी है, लेकिन गांव वाले उसको कहते हैं कि वो औरतों का गुलाम है, वो बिना मजदूरी के संवाद लेकर चला जाता है, जैसे बड़ी बहुरिया से पैसे भी नहीं लिए और चला गया, उनका गुलाम है, पता नहीं क्या है। ओके, तो ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके से ये संवदिया के बारे में आपने जाना। ये पूरी स्टोरी से हमें इतना समझ में आया कि भाई देखो, एक टाइम था, अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, ठीक है, कि एक ऐसा समय था कि जब बड़ी बहुरिया इतने मजे से रहती थी, इतनी बड़ी हवेली में रहती थी। आप एक बार इन फोटोज को देखो, इनके हाथ में मेहंदियां लगी रहती थी। तो हमें पता है इस पूरे चैप्टर से क्या संदेश मिल रहा है, कि कभी भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय का पहिया कभी भी घूम सकता है। एक टाइम पर जो औरत इतनी अमीर थी, जिसके आगे पीछे नौकर चाकर रहते थे, तो एक समय ऐसा भी आया जब ये बेचारी अकेली पड़ गई। ठीक है, मैं आपको फ्लैश एक मतलब एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। फिर इसके जो हस्बैंड की डेथ हुई, तो उसके बाद इसके देवर ही आपस में लड़ने लगे। तो पारिवारिक जब कलह होती है, तो उसकी वजह से भी भाई बहुत चीजों का नुकसान होता है। ठीक है, और फिर बेचारी जो एक टाइम पर इतने तरीके के पकवान खाया करती थी, अब उसको सिर्फ और सिर्फ क्या खाना पड़ता था, बथुआ साग खाना पड़ता था। और इसके अलावा कितने लोग भाई इनसे पैसे पहले लेते थे उधार। अब एक टाइम था कि जो गांव की मोदियाइन है, जो अच्छा खासा पैसा सबको उधार देती है, इसको भी उधार दिया था। अभी इसको रोज खरी खोटी सुनाती थी। भाई मेरा तो दिल बहुत इमोशनल हो गया इसकी स्टोरी सुनकर। और धन्य हो भाई ऐसा संवदिया जिसने संवाद सुनाया,
5 रुपए जो उसके पास जोड़े हुए थे वो भी उसने नहीं लिए बड़ी बहुरिया से। वो कहता है नहीं, आप ये पैसा अपने पास रखो, आपको काम आएगा, मुझे इस पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और इसी तरीके से ये कहानी आगे बढ़ी कि भाई जब आप किसी से सीरियसली रिस्पेक्ट देते हो, किसी को, किसी की इज्जत समझते हो ना, तो आप 36 तरीके के पकवान आपको अच्छे नहीं लगेंगे अगर आपका वो पर्सन दुखी है। तो ये भी सीख मिलती है हमें। और कैसे गांव की इज्जत को बचाया जाता है ये चाहता, तो अगर गांव की इज्जत को ये इज्जत ना मानता तो सुना देता संदेश जाकर, पर नहीं सुनाया इसने। वापिस आकर पैर पकड़कर माफी मांगी कि भाई मैं माफी चाहता हूं, आपका संदेशा मैं नहीं सुना पाया क्योंकि आप हमारे गांव की लक्ष्मी हो, अगर आप कहीं जाते तो बहुत बुरा हो जाता। हाथ जोड़ के कहता है मैं आपकी सेवा करूंगा, निठल्ला नहीं रहूंगा, कामचोर नहीं रहूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा, आप मेरे पे एक बारी भरोसा करो, आप कहीं मत जाओ। ठीक है। और इसी के साथ संवदिया को कितनी खरी खोटी भी बेचारे को लोग सुनाते हैं, अरे औरतों का गुलाम है, कामचोर है, निठल्ला है, पेटू है, ये है वो है, खा पी के पड़ा रहता है, ठीक है, औरतों का गुलाम है। पर ये बेचारा किसी की सुनता नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को आप लाइक जरूर करना, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जरूर लिखो, भाई बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ, बंधुओं के साथ शेयर करो और आगे की वीडियो के लिए आप जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।